अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम क्लास 10 फिजिक्स का सेकंड लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं। हम ये सीखेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ होती है, क्या ये एसएचएम को परफॉर्म करता है या नहीं करता। इसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डायग्राम हम लोग समझते हैं। अगर डायग्राम की हमें समझ आ जाती है तो हमें डेफिनेशन समझ आ जाएगी, और अगर हमें डेफिनेशन समझ आ जाती है तो इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म जो हम देखेंगे वो हमें इजीली समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली हुई है हम लोगों ने, उसकी जो लेंथ है वो L है, और उसके अपर एंड जो है वो हमने फिक्स कर दिया किसी सपोर्ट के साथ, यानी उसका अपर एंड जो है वो हमने किसी फिक्स सपोर्ट के साथ हम लोगों ने बांध दिया है, और जो लोअर एंड होगा उसके साथ हमने एक मास m अटैच कर दिया है। यहाँ पर बुक में ये लिखा हुआ है कि हमने एक हैवी बॉब जो है वो लटका दिया है बेसिकली। अब उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा, वेट डाउनवर्ड है लेकिन टेंशन उसकी क्या होगी, अपवर्ड होगी। खैर इसको तो हम एक्सप्लेनेशन के अंदर बहुत अच्छे से देखेंगे, उससे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। A simple pendulum consists of bob of mass m and light string of length L fixed at upper end। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, हमारे पास एक लेंथ L की स्ट्रिंग होगी और उसका अपर एंड जो है वो हमने फिक्स कर दिया है, उसके लोअर एंड के साथ हमने एक स्मॉल बॉब ऑफ मास m जो है वो हमने अटैच कर दिया। अब हम लोग डायग्राम तो समझ चुके हैं, इसकी मदद से हम लोग एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के नहीं दूंगा, वो आपने बुक से ही देखनी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसकी लेंथ जो है वो L है। इसके लोअर एंड के साथ हमने एक मास m अटैच कर दिया है, और उसका वेट जो है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड है, और उसकी टेंशन जो है वो अपवर्ड है। देखिए जो वेट है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगी, यानी दोनों की मिकदार जो है वो सेम होगी, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। लिहाजा ये दोनों टेंशन और वेट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और मीन पोजीशन यानी O पर लगने वाली नेट फोर्स जो है वो जीरो होगी। तो ये एमसीक्यूज आता है पेपर के अंदर कि सिंपल पेंडुलम के अकॉर्डिंग मीन पोजीशन के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितनी होगी, तो ऑब्वियसली वो कितनी होगी, जीरो होगी। अब हम लोग एक फोर्स F अप्लाई करते हैं और इस वेट को डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पोजीशन A तक ले जाते हैं। यहां पर जाके एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, सॉरी वेट के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। पहला कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos ऑफ थीटा होगा। mg cos ऑफ थीटा डायरेक्टली डाउनवर्ड है अभी भी, और टेंशन अपवर्ड है। अब भी ये दोनों mg cos ऑफ थीटा और टेंशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, और इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। लिहाजा mg cos ऑफ थीटा और टेंशन T दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। और दूसरा कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो है mg sin ऑफ थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये रीस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले करेगा। रीस्टोरिंग फोर्स का मैंने आपको लास्ट आर्टिकल के अंदर बताया था कि एक ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को उसकी मेन पोजीशन की तरफ लेकर आती है या उसकी शेप को बरकरार रखने के लिए मजबूर करती है, उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। लेकिन मैंने यह भी बताया था आप लोगों को
कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा ही मीन पोजीशन की तरफ होती है। वाई, ये दोबारा मैं बता देता हूं। अप्लाइड फोर्स हमारी ए पोजीशन की तरफ थी, लेकिन जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेकर जाएंगे तो मसल्स के अंदर एक फोर्स फील होगी, वो हमें वापस मीन पोजीशन की तरफ खींच रही होगी। यानी अप्लाइड फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लिहाजा अप्लाइड फोर्स पहले इस तरफ थी, रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, तो डायरेक्शन इसकी क्या है, अभी भी मेन पोजीशन की तरफ है। लिहाजा जो mg साइन ऑफ थीटा है ये रोल प्ले करेगा रीस्टोरिंग फोर्स का, रीस्टोरिंग फोर्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये मैथमेटिकल हम देखेंगे, लेकिन ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं यहाँ तक, ये तमाम की तमाम बातें वो आपकी एक्सप्लेनेशन है। अब मैथमेटिकल के अंदर चले जाते हैं हम लोग। मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने आपको बताया कि mg साइन ऑफ थीटा जो हमारे पास है ये बेसिकली हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले करता है। Fr इज इक्वल टू mg साइन ऑफ थीटा, लेकिन यहां पर नेगेटिव लगा हुआ है। आप कहेंगे सर ये क्यों, यहां पे mg साइन ऑफ थीटा है। इसका मैंने आंसर पहले ही आपको बता दिया कि नेगेटिव साइन ये हमें शो करवाता है कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा ही मीन पोजीशन की तरफ होगी। सो Fr इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा हो गया हमारे पास। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। हम लोग 9th क्लास के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma के इक्वल होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताता है F इज इक्वल टू ma। यहां पर ये वाली इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 है और अदर जो है वो इक्वेशन नंबर 2 है। यहां पर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को अब कंपेयर करते हैं। अब ma इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस mg साइन ऑफ थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ma इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। इक्वालिटी की लेफ्ट साइड के ऊपर m है, राइट साइड पर भी m है। दोनों मैसेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, या यूं भी आप कह सकते हैं ये m a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वेशन की दूसरी साइड पर, इक्वालिटी के दूसरी साइड पर जाके ये डिवाइड होगा और एक दूसरे के साथ डिवाइड होके 1 आंसर आ जाएगा। खैर, a इज इक्वल टू माइनस g साइन ऑफ थीटा यहां तक हमने देख लिया, क्योंकि m के साथ कैंसिल हो चुका है। इसे कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि ये mg साइन ऑफ थीटा जो है ये रीस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। जब ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा, लेट यहां तक पहुंच जाता है ये वाला ऑब्जेक्ट, और यहां पर बनने वाला एंगल थीटा अब बहुत समाल है, बहुत छोटा हो चुका है, और ये mg यहां पर पहुंच चुका है, mg साइन ऑफ थीटा। तो ये साइन ऑफ थीटा और ये वाला थीटा अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है when theta is very small sin theta approximately is equal to theta। लिहाजा इस sin थीटा की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं थीटा और इक्वेशन बन जाती है a is equal to माइनस g थीटा। अब हम लोग यहां तक तो पहुंच चुके हैं a is equal to माइनस g थीटा। हम ये भी जानते हैं कि ये हमने एक डायग्राम बनाई है। यहां पर अगर हम गौर से देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग थी और उसके साथ वेट W इज इक्वल टू mg हमने अटैच कर रखा। अगर इसी डायग्राम को मैं यूं बना दूं तो कोई हर्ज नहीं होगा। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक गई थी, उसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय किया था और उसको हम लोग x के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है बेसिकली x बन गया है और ये हाइपोटेनियस जो है ये हमारे पास l बन गया है और यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा होगा हमारे पास। हम लोग ये जानते हैं कि साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं परपेंडिकुलर जो है वो x है, तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे
x लिख दिया है। अब हाइपोटेनियस की जगह पे हमारे पास लेंथ l हमें नजर आ रही है, वो हाइपोटेनियस की जगह पे हमने l लिख दिया। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब थीटा बहुत स्मॉल होगा साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा होगा। सो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू अभी कैलकुलेट की हम लोगों ने x ओवर l, वो यहां पर लिख दी। और साइन थीटा हम ये भी जानते हैं किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो ये थीटा इधर आ गए। हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है x ओवर l। अब इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन नंबर 4 को, यहां पर आपको थीटा नजर आ रहा होगा। यहां थीटे की जगह पे हम लोग x ओवर l जो है वो लिख देते हैं। हम इसको रीअरेंज करके g ओवर l इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। आप ये जानते हैं कि g यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकंड होती है। और लेंथ l, इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी हमें ये सीखने को मिलता है कि g भी एक कांस्टेंट है और लेंथ l भी एक कांस्टेंट है। तो ये इन दोनों की जगह पे मैंने कांस्टेंट लिख दिया है। अगर इसको मजीद रीअरेंज करें तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ये वाला आ गया और x ये वाला आ गया। ये वही सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को सिखा जरूर दूंगा। देखिए a यहाँ पर एक्सेलरेशन है और ये वाला जो सिंबल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, और x जो हमारे पास है ये बेसिकली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। और जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि एक्सेलरेशन हमेशा ही टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। तो चलिए हम डेफिनेशन अब बना लेते हैं इसकी। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो बच्चों देखा हमने कितनी चालाकी के साथ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बना लिया है। यही बेसिकली हमारे पास सिंपल पेंडुलम के अंदर और हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर डेफिनेशन बनती थी, जो कि हम लोगों ने यहाँ तक बना ली है। अब सिंपल पेंडुलम के रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको हम लोग ड्राइव करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड को भी देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। खैर ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये कैसे ड्राइव होता है या किस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन है ये तो बहरहाल आप फर्स्ट ईयर में जाकर ही सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। आप यहाँ पर गौर से देखिएगा कि टाइम पीरियड जो है वो इज इक्वल टू है 2 पाई l ओवर g स्क्वायर रूट के। अब हमें यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है l स्क्वायर रूट के साथ, और g के साथ जो टाइम पीरियड का रिलेशन है वो बेसिकली इनवर्स रिलेशन है। यानी t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर g स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हम लोग बहुत दफा एक्सरसाइज से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एमसीक्यूज भी है ये बेसिकली आपके पास, उनको हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ मास ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज 2 टाइम। अगर पेंडुलम का मास जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। आप कुछ वक्त के लिए सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोग जो है ऑप्शन के अंदर डिफरेंट जो ऑप्शंस होते हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, बट सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड रिमेन सेम रहता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि मास इंक्रीज हुआ है 2 टाइम, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर टाइम पीरियड 2 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो 2 पैरामीटर्स बेसिकली लेंथ और जी हैं। तो यहाँ पर तो मास की
कोई भी वैल्यू है ही नहीं, मैथ के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता। सो आंसर आपका ये होगा, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन टू पैरामीटर्स, वन इज लेंथ एंड अदर वन इज जी। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग मास ऑन टाइम पीरियड। अब एक और एक्सरसाइज से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो लिया जाता है वो ये है, इफ द लेंथ इज डबल्ड देन व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ये कह रहा है कि टाइम आपने बताना है जबकि लेंथ जो है वो 2 टाइम इंक्रीज कर दी गई है। हम जानते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g स्क्वायर रूट के है। अगर आप लेंथ को चेंज करेंगे ऑब्वियसली आपके पास टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो यहाँ पर l नहीं लिखा बल्कि 2l लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने ये कंडीशन दी है कि लेंथ को आप 2 टाइम इंक्रीज कर दें। तो यहाँ पर 2l लिख दिया और टाइम पीरियड भी चेंज हो गया। अगर इस 2 स्क्वायर रूट को मैं यहाँ पर बाहर लिख देता हूँ तो हमारे पास 2 पाई l ओवर g स्क्वायर रूट वही वैल्यू आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि ये वाली जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ये बेसिकली हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है। तो इसकी जगह पर हम t लिख सकते हैं। तो हमें ये पता चला अगर आप लेंथ को 2 टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज 2 स्क्वायर रूट टाइम्स। उम्मीद है कि आप दोनों को ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू सिंपल पेंडुलम। देखिए आपने मीन पोजीशन पर देखा कि नेट फोर्स 0 लग रही थी। मैंने इस बॉडी को डिस्प्लेस किया और एक्सट्रीम पोजीशन ए तक ले आया हूं। यहां पर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर पूछी जाए आपसे तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर या हाफ mv स्क्वायर आप कह रहे होते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0, जब आप इस v की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये कंप्लीट टर्म जो है 0 हो जाएगी। तो हमें ये पता चलता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जबकि मीन पोजीशन पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी अगर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी। तो प्यारे बच्चों ये आपने याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। और इसका रिवर्स आप कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ रहे तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।